अब बात यह आती है कि बाइपोलैरिटी जो वर्ड है, बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है। तो इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। बाइपोलैरिटी में क्या होता है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसके बाद में क्या हुआ, जो पूरी दुनिया थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक थी यूएस के द्वारा लेड और एक थी यूएसएसआर द्वारा लेड। अब इसमें क्या हुआ, जो यूएस थी वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और जो यूएसएसआर है वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी चली रहती थी, मतलब कोल्ड वॉर चलता था इनके बीच में। कोई मिसाइल्स नहीं दागे जाते थे, बट टेंशन की सिचुएशन रहती थी। इनकी हर चीज़ में ऐसे कंपटीशन होता था कि स्पेस में कौन अच्छा है, इकनॉमी किसकी अच्छी चल रही है, टेक्नोलॉजी किसके पास में ज़्यादा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का अच्छा है, मिलिट्री आर्म्स किसके अच्छे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास में, हर चीज़ के बारे में। और ये कोल्ड वॉर ख़त्म होता है बर्लिन वॉर के टूटने से। अब बात यहाँ आती है कि बर्लिन वॉर जो था वो क्या है, बर्लिन वॉल क्या है। अब बाइपोलैरिटी से तो समझ गए होंगे आप सब लोग, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि दो सेंटर्स ऑफ पावर थे और जहाँ दो सेंटर ऑफ पावर होते हैं उसको हम बाइपोलैरिटी बोलते हैं। अब बर्लिन वॉल की बात आती है चैप्टर के शुरुआत में, कि जो बर्लिन वॉल थी वो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल थी, जिसको कि लोगों ने 1989 के अंदर तोड़ दिया था। अब इसको तोड़ा कैसे, इसका क्या बात है, बर्लिन वॉल क्या थी वो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि जो रेड पोर्शन के अंदर है वो यूएसएसआर द्वारा लेड है, यानी जो कि कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, और जो ग्रीन पोर्शन है वो फॉलो करते हैं कैपिटलिस्ट को। और ये जो बीच में वाइट है ये न्यूट्रल स्टेट्स है, इनको कोई नॉन अलाइन है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई सा भी कुछ भी हो। तो इसी के दौरान क्या हुआ, जैसे यहाँ पे जर्मनी है, तो इस जर्मनी के सेंटर में एक लाइन बना दी गई थी। लाइन इमेजिनरी लाइन नहीं थी, रियलिटी के अंदर एक वॉल बना दी गई थी, बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है उसके थ्रू गुजरते हुए ऐसे, जिसने जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। वेस्ट कैपिटलिस्ट्स को फॉलो करते थे, ईस्ट कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। ये बनाई गई थी, बर्लिन वॉल बनाई गई थी 1961 के अंदर, जिसको तोड़ा गया था नवंबर 9, 1989 में। अब होता क्या है, इस वॉल को तोड़ देते हैं। इस वॉल के तोड़ने के पहले का प्रोसीजर हम देखते हैं। कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के बाद में सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम जो ईस्ट यूरोपियन नेशंस थे, जो कि ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया, जो अपनी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल था उनके ऊपर, उनसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इसी दौरान इसी सब के चलते लोगों ने बर्लिन वॉल को तोड़ दिया, जिससे लोग ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में आपस में आ जा सके। तो वॉल टूटी, और वॉल टूटने के बाद में कुछ साल बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, मतलब जर्मनी जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी वो यूनाइट हो जाती है। अब यहाँ से बात आती है कि ये यूएसएसआर वगैरह जो है ये है क्या। तो एक्चुअली में जो रशिया है, रशिया में पहले किंग सिस्टम था, मोनार्की थी, और वहाँ के जो किंग थे उनको ज़ार बोला जाता था। अब ये जो ज़ार थे इनके खिलाफ़ लोगों ने रिवोल्यूशन किया, रिवोल्ट किया, और उस रिवोल्यूशन का नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, क्योंकि वो सोशलिज्म के आइडियल्स पे बेस्ड था, और रशिया में हुआ था 1917 के अंदर। इस रिवोल्यूशन की जो आइडियल्स थे वो ऐसे थे कि हमें कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, वो कैपिटलिज्म को अपोज करते थे, और उन्हें एक इगलिटेरियन सोसाइटी चाहिए जहाँ पे सब कुछ इक्वल हो। ये जो सोवियत सिस्टम था इसमें इन लोगों ने सारा का सारा जो पावर था वो स्टेट को दे रखा था, और इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड जुडिशरी वगैरह, वो सब कुछ उस पार्टी के पास में था। और यहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। इस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी अलाउड नहीं थी, कोई अपोजिशन भी अलाउड नहीं था। स्टेट ही सारी इकनॉमी को प्लान करता था और स्टेट ही उसे कंट्रोल करता था। तो ये सोवियत की बात हो गई। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो ये जो कंट्रीज़ थी, जैसे ये जो कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में क्या हुआ कि जो फेसिज्म
फॉलो करने वाली जो आर्मी थी, फेसिस्ट आर्मी थी, उसने इन्फोसिस्ट फोर्सेस ने इसको कैप्चर कर लिया था इन सबको। तो क्या हुआ, जो सोवियत आर्मी थी उसने इनको लिबरेट करवाया। जब उन्होंने अटैक वगैरह हटवाया तो सोवियत आर्मी इनकी मसीहा बन गई। जब भी इनकी मसीहा बन गई इन सब की, तो इन्होंने यूएसएसआर बनाया, एक पैक्ट बनाया इन्होंने जिसको वॉर्सो पैक्ट बोलते हैं। वॉर्सो पैक्ट क्या था, जैसे कि यहाँ लिखा है, जो वॉर्सो पैक्ट था वो एक मिलिट्री अलायंस था, जिसमें ऐसे था कि ये दो कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई, बट ये वाली जो कंट्री है इसने वॉर्सो पैक्ट साइन कर रखा है इन इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ में। तो अगर ये कंट्री इस पे अटैक करती हैं तो ये जो सारी कंट्रीज़ होंगी ये इसकी हेल्प करेगी, और इस मतलब ये कंट्रीज़ इसकी हेल्प करेंगी और ये इंटर्न इस पे अटैक करेगी सारी की सारी। सो एक मिलिट्री अलायंस था ये वॉर्सो पैक्ट, जिसको इन कंट्रीज से साइन किया था। और ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी इनको सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। अब ये था सोवियत सिस्टम। अब सोवियत सिस्टम में बात ये थी कि जो सोवियत इकनॉमी थी वो बाकी जो वर्ल्ड था उससे अच्छी खासी डेवलप थी, यानी वो सेकंड पोजीशन पे थी इकनॉमी के अंदर, एक्सेप्ट फॉर द यूएस की अभी भी अच्छी थी। ये जो सोवियत यूनियन थी इनके अच्छे कम्युनिकेशंस नेटवर्क थे, बहुत अच्छी एनर्जी रिसोर्सेज थे इनके पास में, ऑयल थी, गैस, कोल वगैरह सब कुछ थे। आयरन और स्टील की बड़ी बड़ी मशीनरीज थी, मशीनरी का प्रोडक्शन सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट्स था, और इवन जो रिमोटेस्ट एरियाज थे वो भी अच्छे से कनेक्टेड थे। और इनका जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस था, जो कंज्यूमर गुड्स थे, वो भी सब कुछ कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा रहा था। एक छोटी सी ऑयल पेन से लेकर कार तक सब कुछ इन कंट्री प्रोड्यूस किया जा रहा था, बाहर से एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता था। ऑल्दो सब कुछ अंदर ही करते थे, बट उसकी क्वालिटी होती थी वो मैच नहीं हो पाती थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से। जैसे कि इसमें ये कुछ अच्छी चीज़ें भी है और कुछ अच्छी चीज़ें भी आएगी, जैसे कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया था स्टेट ने सभी सिटीजन्स को, कि हम सबको गरीबी में नहीं जीने देंगे, एक प्रॉपर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उतनी उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी हम सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे। साथ में सेकंड ये चीज़ थी कि जो सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाती थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स थी वो भी चलती थी। इसमें क्या होता था, या तो गवर्नमेंट थी उनको कम रुपयों के अंदर दे देती थी, मतलब उनका जो रूबल था, नॉट रुपीज़ बट उनका जो रूबल था कम पैसे में दे देते थे ये लोग, या फिर क्या करते थे एकदम फ्री प्रोवाइड कर देते थे। तो इसको बोलते हैं सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो भी इंडस्ट्री थी, जो भी लैंड वगैरह था, जो भी प्रोडक्शन पार्ट्स थे, एसेट्स वगैरह थे, वो सारे के सारे उनकी जो ऑनरशिप थी वो किसको दी हुई थी, वो सोवियत स्टेट को दी हुई थी। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हो गए कि भाई उनकी इकनॉमी अच्छी थी, प्रोडक्शन खुद के अंदर ही होता था उनके पास में, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाती थी, स्टेट को ऑनरशिप थी लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स की। बट कुछ बुराई भी थी। बुराई क्या थी, सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था नेचर में और बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन था। इन दोनों के चलते जो सिटीजन्स थे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आने लगी। जैसे कि अगर उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो वो खुल के उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो था ही नहीं। लाइक अगर उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़ या स्टेट के ख़िलाफ़ कुछ भी कहा तो उन्हें जेल भेज दिया जाता था या उन्हें मारा पीटा जाता था। उनके पास में ये वाली जो चीज़ें थी, ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी ये थी ही नहीं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर उनको कुछ बुरा भी लगा और उनको कुछ बताना होता तो वो जोक या कार्टून्स, या तो जोक्स हो गए या कार्टून्स हो गए, इनकी हेल्प से वो एक्सप्रेस किया करते थे। अब इन सब के चक्कर में हमें पता चलता कि रिफॉर्म की ज़रूरत थी उस जो सोवियत स्टेट है उसमें। लेकिन सिंस ये कम्युनिस्ट पार्टी एक अकेली पार्टी थी, कोई अपोजिशन अलाउड था ही नहीं, तो इसका टाइट कंट्रोल था सभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो रिफॉर्म करता कौन? और ये अकाउंटेबल नहीं थी, क्योंकि अगर कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं तो, और ना इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इस पार्टी को कहेगा कौन? कोई नहीं। तो ये अकाउंटेबल नहीं थी और इसके चक्कर में रिफॉर्म्स जो चाहिए होते थे वो रिफॉर्म्स भी नहीं करती थी। इनको लोगों से कुछ मतलब नहीं था। साथ ही में जो सोवियत यूनियन के जो बाकी रिपब्लिक्स थे, जैसे ये रशिया हो गई, जो बाकी रिपब्लिक्स थे इसके, वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि वो अपने अफेयर्स खुद ही मैनेज करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, जो भी है वो खुद करें।
बट था क्या, रशिया इन पे डोमिनेट करती थी। ऑल दो जैसे कि ये 15 कंट्रीज़ है जो मिला के सोवियत यूनियन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक बनाती थी। बट क्या हुआ, ये 15 स्टेट्स है, ये रशिया है वो भी जस्ट एक पार्ट है इस यूएसए का। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होता था, ये जो रशिया है ये इन बाकी सभी के ऊपर करती थी डोमिनेट। तो इन लोगों को, बाकियों को ये भी नहीं पसंद था, ये सप्रेस होते थे, नेग्लेक्ट किए जाते थे, तो ये इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के टाइम पर ये जो यूएस था, यूएस से ये कभी कभी आर्म्स की जो रेस होती थी, वेपन्स की हो गई, स्पेस वगैरह थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसमें कभी कभी ये साथ मैनेज कर लेते थे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो यूएसएसआर है वो लैग करता था टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। वेस्ट के पास में ज़्यादा अच्छी थी और यूएसएसआर के पास में कम थी। तो इन सब के चक्कर में जो सिटीजन्स थे उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फुलफिलमेंट नहीं हो पाया उनकी एस्पिरेशंस का। और रही सही कसर उन्होंने कब कर दी, उन्होंने कर दी 1979 के अंदर, जब उन्होंने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन किया। इसके चक्कर में उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और ज़्यादा डिग्रेड हो गई, और ज़्यादा सिस्टम इनका वीक हो गया। जो सैलरी थी वो तो बढ़ती जा रही थी, बट प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी गिरती जा रही थी। और इन सब के चक्कर में कंज्यूमर गुड्स थे, अगर प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो कंज्यूमर गुड्स कहाँ से लेकर आओगे, तो वो इंपोर्ट करने पड़ते थे। इवन खाना तक इंपोर्ट करना पड़ने लग गया था इन लोगों को। तो धीरे धीरे करके जो सोवियत इकोनॉमी थी वो स्टैगनेंट हो गई 1970s तक आते आते। ये सारी थी सोवियत सिस्टम क्या है और उसकी क्या बुराइयाँ, उसमें क्या चीज़ थी, ये सब की सब। तो एक बार रिवाइज करके देखते हैं इसको। सिस्टम ये था कि यूएसएसआर में सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन था, कैपिटलिज्म को अपोज करता था, इक्वल स्टेटस प्रमोट करता था, स्टेट को और पार्टी को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, कोई भी अपोजिशन अलाउड नहीं था। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने वार्सो पैक्ट साइन किया था। और ये जो कंट्रीज़ थी, वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था, सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं इसको और सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसमें कुछ अच्छी चीज़ ये थी कि ये इकोनॉमिकली अच्छा कर रही थी बाकी कंट्रीज़ का कंपैरिजन में, बट यूएस अभी भी फर्स्ट पे था। कम्युनिकेशन अच्छा था यूएसएसआर के पास में, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी थी, इंडस्ट्रीज़ अच्छी थी, एनर्जी रिसोर्सेज थे, और बाकी सारी चीज़ों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था। ऑल्दो क्वालिटी कम होती थी बट प्रोडक्शन तो डोमेस्टिक ही होता था। और उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाता था, सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़ थी, और ओनरशिप थी लैंड की और प्रोडक्टिव एसेट्स की, वो स्टेट के पास में थी। ये कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, बट स्टेट में कुछ बुरी चीज़ें भी थी। जैसे स्टेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था। इन सब के चक्कर में क्या हुआ, सिटीजन्स की लाइफ डिफ़िकल्ट हुई, उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। इन चक्कर में वो चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो, बट इस बात पे कोई अटेंशन देता ही नहीं था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था और वो पार्टी अकाउंटेबल थी नहीं, क्योंकि उसको तो कोई कहने वाला ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं, तो कौन ही उसको कहेगा। और दूसरी पार्टी अलाउड नहीं थी, तो इनके बात पर कोई अटेंशन देता नहीं था। और इन सब के चक्कर में क्या होता था, जो नॉन रशियन लोग हैं वो नेग्लेक्ट होते थे, क्योंकि ऑल्दो रशिया उन 15 यूनियन रिपब्लिक्स में से ही एक थी ऑन पेपर, बट ऑन ग्राउंड वो सब पे डोमिनेट करती थी, तो बाकी सब लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। तो ये इसका पॉइंट हो गया। ये पॉइंट्स जो हैं यू विल हैव टू रिमेंबर इट, सो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट और एनीथिंग, या आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इसकी हेल्प से आप आंसर राइटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। इससे पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी का पेज कवर हो जाता है सिर्फ इतने से पॉइंट से। अब बात आती है, एक नया लीडर आता है, गोर्बाचोव। ये जो गोर्बाचोव था, इन्होंने कैसे रोल प्ले किया डिसइंटीग्रेशन के अंदर। मिखेल गोर्बाचोव जो था, ये जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का 1985 में। जो सोवियत यूनियन था वहाँ पर 1985 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में थे मिखाइल गोर्बाचोव। इनको ये पता चल गया था कि कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यूएसएसआर था वो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन में नीचे गिरता जा रहा है, और इसको वेस्ट के एट पार रखने के लिए क्या करना होगा, कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे।
रिफॉर्म्स ये चाहते थे तो इन रिफॉर्म्स के थ्रू ये क्या करना चाहता था, ये नॉर्मलाइज करना चाहता था वेस्ट के साथ में रिलेशंस, और अपनी कंट्री के अंदर कुछ डेमोक्रेटाइजेशन भी करना चाहता था। ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो ये करने चाहते थे। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे ये रशिया हो गया, इसके पास की जो ये वाली कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अपनी ही गवर्नमेंट बेसिकली वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट पार्टी, और जो सोवियत कंट्रोल था उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो गोर्बाचोव थे, इन्होंने क्या किया कि इसमें इंटरवीन ही नहीं किया, बिल्कुल भी जैसा हो रहा था हो नहीं दिया। इसके चक्कर में क्या हुआ, एक एक करके उन कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिस्ट रजीम्स कोलैप्स होते गए। और ये जो प्रोसेस था, आपस में क्राइसिस इतने बढ़ने लग गए थे कि अब ऐसे हो गया था कि अब डिसइंटीग्रेशन होके ही रहेगा। ऑल्दो जो गोर्बाचोव थे, उन्होंने इनिशिएट किए थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म तो ये था, हाँ, जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए। पॉलिटिकल रिफॉर्म ये हो गया कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जैसे ग्लासनोस्ट की एक पॉलिसी थी जिसके थ्रू कहा कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गया। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने सोचे उसने। इन रिफॉर्म्स को जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके लीडर्स ने अपोज़ किया, क्योंकि उनके हाथ से पावर चल जाता अगर ये करते थे तो। इन सब के चक्कर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे जिनके हाथ से पावर जा रही थी, उन्होंने क्या किया, एक कूप प्लेस किया। कूप क्या होता है, जब एक इंसान मिलिट्री और बाकी वर्कर्स के थ्रू क्या करता है, पावर है पूरा हथियार लेता है। ऑल्दो सारे लोग साथ नहीं होते हैं, बस वो एक लोग होता है जो ऐसे कर देता है, जैसे मिलिट्री कूप्स होते हैं कई बार। वैसे 1991 के अंदर एक कूप हुआ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने किया था। बट लोगों ने थोड़ी बहुत फ्रीडम टेस्ट कर ली थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वापस पहले वाला ही रूल शुरू हो जाए। इसी दौरान बोरिस येल्टसिन आते हैं। वो इस टाइम के दौरान एक नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कूप को अपोज किया था और इन्होंने एक इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के अंदर ये जीत गए। और इसके बाद में ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था ये हट गया, और जैसे ये पूरी सोवियत यूनियन का कंट्रोल सिर्फ इस सेंटर में है, तो उसके बाद में क्या हुआ, ये सारा का सारा डिवाइड हो गया। जो रिपब्लिक्स थी, जो 15 रिपब्लिक्स थी, उनके पास में वो कंट्रोल चला गया। फिर क्या होता है, ये दिसंबर 1991 के अंदर येल्टसिन, मतलब जो लीडरशिप थी रशिया की, वो यूक्रेन और बेलारूस, ये जो 3 कंट्रीज़ थी, जो 3 मेजर रिपब्लिक्स थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया है और कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत यूनियन के अंदर बैन कर दिया गया। क्या हुआ, कूप हुआ, उसको अपोज किया गया, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में क्या हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में डिस्पेंड कर दिया गया। सारी की सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी अलग बन गई थी। अलग बनने के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। अब डिक्लेरेशन जब हुआ ना इसका, तब क्या हुआ, जो वो यूएसएसआर की जो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में जो रिपब्लिक्स बनी थी, उन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स नाम की एक फॉर्मेशन की। ऑल्दो जो सेंट्रल एशियंस थे ना, जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ थी कुछ यहाँ पे, जैसे ये रशिया हो गया और ये यूरोप वाली हो गई, तो ये वाली जो कंट्रीज़ थी ना सेंट्रल एशिया की, उनके लिए ये सरप्राइज़ था। वो एक्चुअली पार्ट रहना चाहते थे, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहते थे, तो उनको भी फिर फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया CIS यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ऐसे किया कि जो सबसे बड़ा तो रशिया ही था, तो ये जो पूरी सोवियत यूनियन है अब ये हट जाएगी, तो इसने कुछ वादे करे होंगे दुनिया से, तो इसने जो वादे करे वो कौन निभाएगा। तो बात है कि जो रशिया है वो ही होगी सक्सेसर स्टेट सोवियत यूनियन की। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर जो सोवियत सीट थी वो भी रशिया को दे दी गई, और जो न्यूक्लियर स्टेट था वो भी सिर्फ रशिया रहा। बाकी जो ये कंट्रीज़ थी, इनसे न्यूक्लियर वेपन्स भी जो थे वो रशिया ने ले लिए, और रशिया ने हेल्प करी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देना या उनको कम करना, उसका प्रोडक्शन कम करना। तो ये जो था, ये था गोर्बाचोव का रूल। अब
आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि गॉर्बेचोव का क्या रोल था डिसइंटीग्रेशन में। तो उसका क्या रोल था, इसके थ्रू हम देखते हैं। मिखाइल गॉर्बेचोव जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे 1985 के अंदर। ये रिफॉर्म्स चाहते थे ताकि जो यूएसएसआर है वो एट पार रह सके वेस्ट के साथ में टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के अंदर। इसी दौरान जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ़ किया, अपनी खुद की कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ़ और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ़ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जो गॉर्बेचोव थे उन्होंने अपोज़ नहीं किया। जब उन्होंने अपोज़ नहीं किया तो इन कंट्रीज़, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, इनके अंदर एक एक करके कम्युनिज्म कोलैप्स होता गया। नेक्स्ट बात क्या आती है, और जैसे ही ये मिखाइल गॉर्बेचोव ने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करी, वैसे ही जो कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने अपोज़ किया और अपोज़ करके एक कूप प्लेस कर दिया 1991 में। 1991 के अंदर बोरिस येल्टसिन थे, उन्होंने इलेक्शन जीता, इसको अपोज़ किया और उसके बाद में पावर में शिफ्ट हो गई। जो सेंटर के पास में पावर था वो सबके पास में डिवाइड हो गया, जो जो रिपब्लिक्स थी उनके पास में पावर चला गया और ये रिपब्लिक सोवरेन स्टेट्स बन गए। ऑल्दो जो एशियन कंट्रीज़ थी, जो एशियन रिपब्लिक्स थे, वो उसका पार्ट रहना चाहते थे, बट रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने डिक्लेयर किया कि अब जो यूएसएसआर है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है और बना ली CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एशियन कंट्रीज़ को भी इनका फाउंडिंग मेंबर्स बनाया गया और जो सोवियत यूनियन थी उसका सक्सेसर स्टेट बनाया गया रशिया को। सिर्फ रशिया को दी गई UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीट और यही एक न्यूक्लियर कंट्री थी। साथ में रशिया ने हेल्प करी कोल्ड वॉर के चलते हुए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स की। तो ऐसे हो गया इसका डिसइंटीग्रेशन। अब बात आती है कि डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों, व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन, वो अब हम पढ़ेंगे। वाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि कुछ इंटरनल वीकनेस थे, जैसे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वीकनेसेस थी। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी पॉलिटी को लेकर, उनकी पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, उनकी इकोनॉमी को लेकर, वो सारे के सारे फेल हो गए थे और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चल रहा था, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, शॉर्टेज थी, इंपोर्ट वगैरह करना पड़ रहा था, तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स थी क्या। जो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि जो सोवियत यूनियन था उसने कोल्ड वॉर के चलते हुए न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री वेपन्स को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा खर्चा किया, मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। जो वेपन्स थे, जो उनका पूरा सिस्टम था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए इनकी इकनॉमी के लिए, इनकी इकनॉमी में से। और साथ ही साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन थे उनके वो जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो ये जो सैटेलाइट स्टेट्स थे इनके डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए। ये बिन मतलब का एक इकोनॉमिक बर्डन था जो लोग चाहते थे कि हम क्यों करें, हम क्यों फेस करें इसको, जब हम चाहें कि हमारा खुद का डेवलपमेंट हो तो हम हमारे पैसे इनको क्यों दें। स्पेशली जो ये 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी ये बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो इन सब का पैसा इन पे भी जा रहा था, तो लोग नाराज़ थे कि क्यों जा रहा है। तो पहला हो गया कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री वेपन्स की वजह से और न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से उस पर बहुत खर्चा किया, तो इकनॉमी कमज़ोर हुई। साथ में सैटेलाइट स्टेट्स के ऊपर खर्चा किया तो बिन मतलब का इकोनॉमिक बर्डन आ गया। अब इन सब के चलते जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उनको, वो भी बहुत नॉलेजेबल हुए किस बारे में, उनको भी बहुत चीज़ों की जानकारी लगी कि भाई जो वेस्ट है यानी जो US लेड है, जहाँ पे कैपिटलिज्म फॉलो होता है, वहाँ पर तो अच्छे खासे इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। उनके सिस्टम में, वेस्ट के सिस्टम में और ईस्ट के सिस्टम में, यानी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं, यानी बहुत चीज़ें अलग हैं इनमें। वेस्ट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम उतना अच्छा नहीं कर रहे, जबकि ऐसे कहा गया था कि कम्युनिज्म ज़्यादा बेटर है। तो ये जो सिटीजन्स थे इनको साइकोलॉजिकल शॉक लगा कैसे कैसे हुआ है ये, तो ये एक रीज़न बन जाता है इकोनॉमी का। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल रिजिडिटी। पॉलिटिकल रिजिडिटी में क्या होता है, जो सोवियत यूनियन थी उसके अंदर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई दूसरा अपोज कर नहीं सकता था, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी 70 ईयर्स के लिए। अब जब ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना अपोजिशन है, कुछ है ही नहीं, तो ये अकाउंटेबल भी नहीं है लोगों के लिए। अब ये तो है ही है, साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट में ओपन
नेस नहीं है, और पूरा का पूरा पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो लोग थे वहाँ के नॉर्मल लोग थे, उन्हें लग रहा है कि हम लोग हैं, हमारे ऊपर पता नहीं कौन रूल कर रहा है। उनको बहुत ही ज़्यादा एलिनेटेड फील होने लग गया, मतलब वो एंग्री हो गए, उन्हें चेंज करना था सिस्टम, ये वो नहीं चाहते थे। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जो गॉर्बेचेव थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, वेस्ट के साथ में कैचअप करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको लूजन करेंगे। बट हुआ क्या, इसने इतनी सारी एक्सपेक्टेशन दे दी लोगों को कि अब यहाँ से वापस पीछे मुड़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और इन सब के चक्कर में ऐसी फोर्सेस क्रिएट हो गई सोवियत यूनियन के अंदर जिनको कंट्रोल करना बिल्कुल ही मुश्किल था। उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके फोर्सेस, कुछ भी कंट्रोल करना मुश्किल था। अब ये भी फोर्सेस पता है दो टाइप की हो गई। एक वो जो चाहती थी कि जल्दी हो, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। एक वो जो चाहती थी कि जो ये रिफॉर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तो जब स्लो हो रहे थे वो डिसअपॉइंट हो रहे थे, इम्पेशेंट होते जा रहे थे। ये स्पेशली कौन थे? सिटीजन्स थे। सिटीजन्स चाहते थे कि जल्दी जल्दी हो, वो इम्पेशेंट होते जा रहे थे। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे, अब उनके हाथ में पावर थी, वो नहीं चाहते थे कि जो पावर है उनकी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उनका अपोजिट व्यू था, वो चाहते थे कि ये बहुत जल्दी क्यों जा रहे हैं, ये स्लो क्यों नहीं जा रहे। तो दूसरे कौन थे? कम्युनिस्ट लीडर्स। तो ये लीडर्स चाहते थे कि धीरे हो। अब इन दोनों के, ये भी कुछ और चाह रहे हैं, ये भी कुछ और चाह रहे हैं। तो ये जो गोर्बाचेव थे उन्होंने इन दोनों का ही सपोर्ट लूज़ कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो टोटल कैओस मच गया। अब कुछ नहीं था, अब डिसइंटीग्रेशन होना ही था। अब फाइनल ब्लो तब मिल गया जब जो बाकी रिपब्लिक थे सोवियत यूनियन की, जो रशिया के अलावा जो बाकी 14 जो थे लोग थे, स्पेशली जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो चाहते थे वो अपना कल्चरल अफेयर खुद मैनेज करें। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से आए और उनको बताए कि तुम ऐसा करो। वो चाहते थे उनका खुद का डिसीजन वो खुद लें, उन्हें सॉवरेनिटी चाहिए थी अपनी। स्पेशली जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये जो सारी कंट्रीज़ थी, इनके अंदर नेशनलिज्म बढ़ा। ये सॉवरेनिटी चाहती थी और ये चाहती थी कि डिसइंटीग्रेट हो जाए यूएसएसआर। तो इसने फाइनल ब्लो दे दिया और यूएसएसआर फाइनली डिसइंटीग्रेट हो गई, जैसा कि हमने वहाँ पर पहले पढ़ा था। येल्टसिन, यूक्रेन, और उन्होंने ऐसा, हाँ, उन्होंने 1991 के अंदर दिसंबर में 1991 में डिक्लेयर कर दिया कि अब ये डिसबैंड हो चुकी है। उसके हम रीजंस देख रहे थे इतनी देर। ओके, सो ये डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। ऑल्दो जैसे कि यहाँ पर नेशनलिज्म जागा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में था, बट लोगों को लगता था कि जो सेंट्रल एशियन लोग हैं ना, उनकी एथनिसिटी अलग है, वो अलग टाइप के लोग हैं, तो इनमें जागेगा। बट इनको फ़ायदा हो रहा था इकोनॉमिकली, तो इनके अंदर नहीं जागा, बट इनके अंदर जागा है। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? सबसे पहला पॉइंट डिसइंटीग्रेशन का क्या है? इकोनॉमी का स्टैग्नेशन होना। न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करने के लिए कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत पैसा खर्च हुआ। सैटेलाइट स्टेट्स जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी और कुछ स्पेशली जो 5 एशियन रिपब्लिक्स थे, उनके पीछे उनको डेवलप करने के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ। बिन मतलब का इकोनॉमिक बर्डन था वो। और सिटीजन्स को ज्ञात हुआ कि वेस्टर्न जो है, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है जहाँ कैपिटलिज्म फॉलो होता है, वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। तो उनके सिस्टम में और अपने सिस्टम में बहुत डिस्पैरिटीज़ हैं। इन चक्कर में इनको बहुत साइकोलॉजिकल शॉक है। पॉलिटिकल रिजिडिटी सेकंड पॉइंट है। इसमें आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल के लिए रूल किया। वो अनअकाउंटेबल थी लोगों के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा नहीं था, स्टैग्नेशन था, करप्शन था और सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम था। सिटीजन्स ने होप लूज़ कर दी थी, वो खुद ही के जगह पे एलियनेट हो गए थे और वो चेंजेस चाहते थे। उसके बाद में नेशनलिस्ट अवेकनिंग आ जाती है, राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, डिज़ायर ऑफ सेवरेनिटी जगी जो रिपब्लिक्स थे उनके बीच में। इसके चक्कर में बाल्टिक रिपब्लिक्स वगैरह वगैरह, यूक्रेन, जॉर्जिया वगैरह, ये लोग बहुत हाई प्राइस पे कर रहे थे इन एशियन रिपब्लिक्स वाले सैटेलाइट स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए। तो वो खुद की नेशनलिज्म के थ्रू उन्होंने फाइनल ब्लो दे दिया डिसइंटीग्रेशन को। और जो थोड़ी बहुत रही गई कसर थी वो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने कर दी, क्योंकि उसके थ्रू सिस्टम लूज़ हो गया था, फोर्सेस बन गई थी जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कुछ चाहते थे कि फास्ट चेंजेस हो, कुछ चाहते थे स्लो चेंजेस हो। सभी साइड से सपोर्ट ख़राब हो गया और हो गया फाइनली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट।
अब टाइम